हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, हमारा एनसीएलटी चल रहा था, एनसीएलटी चल रहा था। मेन प्रोविजंस हमने कल देख लिए। सर आज क्या करते हैं, इसको जल्दी खत्म करते हैं। सर खामखा वीडियो लेवल लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा रिवाइज करके ना इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बोलेंगे चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ख़त्म करते हैं एनसीएलटी को। ख़त्म। अब देखो सर, मैं कल का कुछ रिवाइज कराता हूँ। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस चैप्टर को खत्म करना मेरा टारगेट है। आज मेरा टारगेट अच्छा खासा है कि मैं ये चैप्टर खत्म करूँ और 2 चैप्टर को मैं स्टडी में डालूँ आज का। कम ऑफेंसेस वाले, एजुकेशन वाले, स्पेशल कोड वाले और एनसीएलटी एंड एनसीएलटी के मैं 20-20, 25-20 मिनट के स्टडी में डाल के कुछ क्वेश्चन करवा के, ठीक है, इसको खत्म करूँगा जो भी पोर्शन बचा हुआ है हमारा। सर कल का कुछ रिवाइज करते हैं। सर हमें जैसे पता था कि सारे पहले मैटर्स कंपनी लॉ बोर्ड में जाते थे, कंपनी लॉ बोर्ड में जाते थे, बीएफआईआर में जाते थे। अब क्या हुआ, सारे मैटर्स कहाँ जाते हैं, एनसीएलटी में जाते हैं। हमने एनसीएलटी कब बना ये सब देखा। देखो जैसे जीएसटी सब्ज्यूम हुआ था ना, सारे टैक्सेस सब्ज्यूम अंदर जीएसटी हो गए थे। अब सारे मैटर्स कहाँ डील होंगे, एनसीएलटी में डील होंगे। परफेक्ट। और क्या देखा सर, हमने देखा कि सर टाइम पीरियड, मान लो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर कैसे देगा सर, आरओबीएच देगा उसको, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और क्या देगा सर, हर आदमी को बताएगा ऑर्डर पास होने के बाद कि देखो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, एनसीएलटी बताएगा, ठीक है। सर और क्या पढ़ा सर हमने कि एनसीएलटी का ऑर्डर देने के बाद हम कितने दिन में उस ऑर्डर को अपील कर सकते हैं। अगर वो ऑर्डर कंसेंट ऑफ पार्टी से है, मतलब अगर ये पार्टी और ये पार्टी दोनों उस समय हाँ बोलते हैं एनसीएलटी ऑर्डर को, मान लो ये बोले कि इसको 2 करोड़ रुपए देना है, एनसीएलटी बोले, ये बोला ठीक है सर हम दे देंगे, ये बोला हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, 2 करोड़ मांगा था हमें मिल गया, तो ये दोनों अगर हाँ बोल के बोलता ना, तो फिर ये एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं हो सकता। बट इसमें से कोई एक पार्टी ऑब्जेक्शन करता ना, तब ये एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ हम कहाँ जाते हैं सर, एनसीएलटी के पास जाते थे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। कितने दिन में सर, 45 डेज प्लस 45 डेज इफ सफिशिएंट रीजन है तो। यहां से फिर कहां जाते थे, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कहा गया कि एनसीएलटी इज ट्रीटेड एज हाई कोर्ट, क्योंकि ना पहले सीएलबी के बाद केसेस किस बात जाते थे, हाई कोर्ट। तो ये सीएलबी माना गया ये एनसीएलटी को, और हाई कोर्ट माना गया यहाँ पे एनसीएलटी को। तो हाई कोर्ट एनसीएलटी सेम है, तो एनसीएलटी का अपील के खिलाफ आगे कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। सर यहाँ टाइम पीरियड करता है 60 + 60 डेज, ठीक है। 422 में क्या था सर, इनको और इनको जो भी मैटर डील कर रहे हैं और जिनके पास अपील गया है उनको 3 महीने के अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना था, ठीक है। प्लस 90 डेज मिल सकता है, बट रीजन लिखना पड़ेगा कि तुम एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हो भाई, एनसीएलटी तुम्हें बनाया इसलिए क्या कि तुम जल्दी मैटर खत्म करो, तो 90 डेज का अगर एक्सटेंशन चाहिए तो रीजन रिटर्न लिखना पड़ेगा। परफेक्ट सर। और क्या देखा सर हमने, प्रोसीजर क्या होगा सर, तो कोड ऑफ प्रोसीजर्स को कठपुतली नहीं बना सकता है, ठीक है, ये अपना खुद का एनालिसिस करेगा, डिलिब्रेशन रिकॉर्डिंग चेक करेगा, ठीक है। और क्या था, इसके सारे पावर्स प्रोसीजर वही डाइस वाले होते थे, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ये सब, ठीक है। तो हमने कल इंपॉर्टेंट पढ़ा, देखो ये पोर्शन है ना सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल आपको अच्छे से बेस बताया था, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। देखो कुछ एक इतना कहते नहीं लिंकेज हो जाता है कि कल का पढ़ा हुआ आज अगर आज रिवाइज हो ना थोड़ा सा भी, तो वो स्टोर हो जाता है दिमाग में। तो देखो सर ये याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन बहुत बार आए हुए हैं कि एनसीएलटी ने अगर विद कंसेंट ऑफ पार्टी दिया तो अपील नहीं हो सकता, विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टी दिया तभी अपील कर सकते हैं एनसीएलटी के पास। कितना, 45 डेज 45 डेज, ये 60 डेज 60 डेज, ठीक है। सर और क्या देखा था, एक हमने देखा था रेक्टिफिकेशन, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कितने दिन में, विथिन 2 ईयर्स। बट अगर कोई मैटर ऑलरेडी मान लो कि रेक्टिफिकेशन कैसा रेक्टिफिकेशन, जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड पे साफ दिख रहा हो, मतलब ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स ऐसे लग रही है, ऐसा नहीं कि कुछ एनालिसिस फिर से करना पड़े, फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा तो फिर नया रिकॉर्ड बनेगा, फिर नया ऑर्डर पास होगा। बट कुछ अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है ना, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या देखा हमने कल देखा, रिकॉर्ड था यहाँ पे अभिषेक की जगह अभिलाष की जगह अभिषेक लिख दिया, तो ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया एनसीएलटी ने। बट उस मिस्टेक को अगर अभिषेक अपील में ले जाता तब एनसीएलटी रेक्टिफाई नहीं कर सकता। अगर मैटर अपील चला गया ना, तो इस अपील के बीच में अगर एनसीएलटी आए बोले कि पावर हमारे पास है कि 2 साल के अंदर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो हम एनसीएलटी बोलेंगे भाई अपील हो चुका है, तुमने गलती किया ना। अब अभिषेक ने गुस्सा आ गया, अभिषेक ले गया एनसीएलटी के पास, तो अपील हो जाता है ना, तो उस मैटर पर अब रेक्टिफिकेशन एनसीएलटी नहीं कर सकता। ये कल का था हमारा। ये सब छोटे छोटे सर ना सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा इस बार के एग्जामिनेशन में कहाँ से आया था क्वेश्चन। कन्फ्यूजन बहुत हुआ था, लोगों को लगा कि आईबीसी था, बहुत को लगा क्या था, मतलब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन यहाँ पे थे। बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आया था इस बार के एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन में शायद आई थिंक 4A या 4-3A ऐसा समथिंग था, ठीक है। अब देखो क्या था, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो सर अब जो आगे के सेक्शन है ना सर, इजी है, रीडिंग टाइप के थोड़े, जहाँ समझाने को मैं समझा दूंगा, बट मोस्टली अब रीडिंग वाले सेक्शन है। 1-2 इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिसमें एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं सर 426। सर 426 क्या बोलता है, 426 बोलता है, देखो एनसीएलटी एंड एनसीएलटी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे क्या कौन होता है, यहाँ पे होता है प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स। मेंबर्स टेक्निकल मेंबर, जुडिशियल मेंबर, ये सब मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादा नाम याद नहीं करना, टेक्निकल मेंबर होता है, 1-2 मेंबर होते हैं, बस बे याद रखना प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स, मेंबर भी होते हैं, प्रेसिडेंट होता है यहाँ पे। यहाँ कौन होता है, चेयरपर्सन
प्लस मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन ये सब दी। देखो ये सब है ना ओपन बुक के लिए अच्छा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन में ये सब पूछता है कि मेंबर्स कितने होने चाहिए, बेंच ये आपसे पेपर 4 के लिए इतना नहीं पूछेगा कि मेंबर्स में कितने एज होना चाहिए, 65 या 70, ऐसा नहीं पूछेगा पेपर 4 में। वो ओपन बुक में आपको पूछ सकता है, हाँ ओपन बुक में आराम से पूछ सकता है ये सब, क्योंकि आपके पास बुक है ना, उतना भी आपका रट्टू तो थोड़ी बनाएगा आपको, रट के जाओगे कि इसको 65 ईयर्स होनी चाहिए। लॉ यार इतना वास्ट है, उसके पास कंसेप्ट पूछने का अच्छा खासा सिलेबस है, तो ऐसे यहाँ पे ज़्यादा कम पूछता है, ठीक है। बट ये आना चाहिए यहाँ प्रेसिडेंट होता है या चेयरपर्सन होता है, ठीक है। अब देखो मान लो दिल्ली का कोई मैटर था, ठीक है, दिल्ली कोई मैटर था, एनसीएलटी में मेंबर्स होते हैं, परफेक्ट, प्रेसिडेंट क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। अब मान लो दिल्ली का कोई मैटर था और दिल्ली में मान लो ये एनसीएलटी का बेंच लगा था, सपोज मान लो लगा था, एक जगह है अशोक नगर करके, ठीक है, यहाँ क्या लगा, बेंच लगा एनसीएलटी का एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये जो पर्सन था ना ऑफेंस किया था, ये रहता था प्रीतमपुरा, ये दिल्ली में ही है, ठीक है, कहाँ था, प्रीतमपुरा। ऐसा हो गया कि प्रीतमपुरा में भी ना एक एनसीएलटी का बेंच लगता था, ठीक है, लगता था प्रीतमपुरा में एनसीएलटी का बेंच लगता था। अभी प्रेजेंट बेंच कहाँ लगा, प्रेजेंट बेंच लगा यहाँ पे अशोकनगर। बट मान लो कि ये जो ऑफेंस किया था, ये ऑफेंस मान लो टॉम लिमिटेड, ये बंदा है प्रीतमपुरा, ये दिल्ली में ही है, यहाँ पे भी एनसीएलटी का बेंच लगता था। या मान लो यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर रहते थे मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, ऐसा सिनेरियो बनाया है मैंने, ठीक है। सुनो अब क्या बोला इस सेक्शन में, क्या बोला 426, देखो सेक्शन कुछ नहीं बोला, मैं बस बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि क्या बोला इसने सेक्शन में। देखो क्या बोला, एनसीएलटी जो मान लो ये दिल्ली में अशोकनगर में बेंच लगा हुआ है, यहाँ पे एनसीएलटी का, मान लो एनसीएलटी का बेंच लगा हुआ है, एनसीएलटी या एनसीएलटी भी, ठीक है, में बाय जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर डेलीगेट। सर डेलीगेट मतलब क्या होता है सर, किसी को अपना पावर या पोजीशन यूज़ करने देना, ठीक है, डेलीगेट करना, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं ऐसा, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसे वर्ड पढ़े तो बिजनेस स्टडी। डेलीगेट मतलब क्या हुआ, मान लो मैं बोल रहा हूँ मैं बाहर जाने वाला 3 महीने, मैं बोलूँगा भाई, मैं सीईओ कंपनी का बोलूँगा भाई एमडी आज से ना तू मेरे बदले साइन कर देना, तो मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट करना, भाई तू मेरे बदला ये काम करना या मेरे बदला ये कर सकता है, ठीक है, डेलीगेट करना। तो एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में बाय जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर डेलीगेट पावर टू एनी ऑफिसर, ठीक है, टू इंक्वायर इनटू एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग। देखो सर क्या बोला, पहले 2 वर्ड बताता हूं आपको सर, एक क्या है, एक है जनरल ऑर्डर, एक है स्पेशल ऑर्डर। एनसीएलटी का बेंच कहाँ लगा था, दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ सर, अशोकनगर, ठीक है, फर्स्ट जगह ये दिल्ली में अशोकनगर। कंपनी कहाँ गई थी, कंपनी थी प्रीतमपुरा में कंपनी थी, ये भी दिल्ली में थी, ठीक है। मान लो एनसीएलटी का बेंच यहाँ लगा, यहाँ पे ये ऑफेंस वाला पर्सन डायरेक्टर आता था, यहीं पे सारा कुछ पेपर वर्क सब कुछ होता था, एनसीएलटी चेक करता था। अब एनसीएलटी को लगाना यार प्रीतमपुरा में ना इसके बुक्स और अकाउंट रखे हुए हैं, इसने बोला कि प्रीतमपुरा में बोला कि एनसीएलटी का एक बेंच और लगता है, बोला कि इसके मेंबर्स को, सर किसने बोला, एनसीएलटी जो अशोकनगर वाला उसने प्रीतमपुरा में एनसीएलटी लगे हुए मेंबर्स को बोला कि सर आप एक काम करो, प्रीतमपुरा में एक हमारी कंपनी जिसका एनसीएलटी बेंच अशोकनगर में हो रहा है, आप इसके ना बुक्स और अकाउंट है ना अपने पास मंगवा के रख लो, हम आपसे बाद में ले लेंगे। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो ये खुद नहीं आके ना ये अपनी पावर डिलीगेट कर रहा है। पावर कौन सी पावर, वो सिविल वाली, डाइस वाली, डिस्कवरी, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, ये वाली पावर किसको डिलीगेट कर रहा है, ऑफिसर्स को, जो क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे इनटू एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग। जो ये पेंडिंग प्रोसीडिंग था, देखो यही बोला, क्वेश्चन में आ सकता है एग्जामिनेशन में कि क्या एनसीएलटी किसी को अपना पावर डिलीगेट कर सकता है, तो हाँ कर सकता है सर, ऑफिसर को, जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रहा है ना, बस यही समझाना था। तो एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में फिट हो जाता है, प्रीतमपुरा अशोकनगर में बेंच लगा हुआ है, तो कंपनी का सारा बेंच अशोकनगर में चल रहा है, बट कंपनी है प्रीतमपुरा में, तो अशोकनगर वाला बेंच का एनसीएलटी प्रीतमपुरा के एनसीएलटी को बोल सकता है कि सर आप काम करो, कंपनी पर जाओ और बुक्स अकाउंट उसके क्या करो, डाइस वाला पावर लगा लो या इंक्वायरी कर लो जो आपको करना है, तो एनसीएलटी डिलीगेट कर सकता है। बस मेरा समझाने का यही मुद्दा था कि एनसीएलटी जो है ना अपने पावर्स डिलीगेट कर सकता है दूसरे को, कि आप एक काम करो, आप इंक्वायरी कर सकते हो। मान लो हम यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, सपोज बीच में ना बहुत बड़ा हड़ताल चल रहा है, ठीक है, सब एग्जाम्पल राइट वाइट चल रहा है, बीच में हम नहीं जा पा रहे हैं, अब नहीं जा पा रहे तो हमने क्या किया, पावर डिलीगेट कर दिया एनसीएलटी, वहाँ पे एनसीएलटी ऑफिसर है कोई है, हमने पावर डिलीगेट कर दिया कि सर काम करो, आप जाओ यहाँ पे प्रीतमपुरा, हम नहीं आ पा रहे हैं, आप एक काम करो, बुक्स अकाउंट अपने पास रख लो, हम बाद में ले लेंगे। तो ये डिलीगेट कर सकता है एनसीएलटी। तो यस, एनसीएलटी कैन डिलीगेट इस पावर टू एनी ऑफिसर इनटू एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग। अब कंप्लीट प्रोसीडिंग नहीं बोला, देखो यहाँ पे वर्डिंग क्या है, पेंडिंग प्रोसीडिंग, मतलब ऑलरेडी कोई पेंडिंग चल रहा है,
ठीक है। तो ये दिमाग में बैठ कर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं बना है ऐसे क्वेश्चन, बट यहाँ भी बन सकता है, अपना डेलीगेट कर सकता है। परफेक्ट। देखो अब कुछ नहीं बचा, मैं सेक्शन बोलो छोटे छोटे है, बस ये समझाना था मेरे को, एक एग्जाम्पल में बैठाते जाऊँगा कि दिमाग में स्टोर हो जाए आपके, कि एनसीएलटी कर सकता है कोई भी मतलब कोई भी रीज़न की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ, हड़ताल हो रहा है, नहीं जाने दे रहे हैं एनसीएलटी को यहाँ से यहाँ, तो एनसीएलटी में पावर डेलीगेट कर दे, बोले जाओ टॉम लिमिटेड से है ना बुक्स अकाउंट ले लो, ठीक है, डेलीगेट कर सकता है। 427 सिंपल सी बात, क्या बोला देखो, 427 कुछ बोला ही नहीं है, देखो क्या बोला है, ये मैं क्या समझाऊँ। 427 देखो क्या है, एनसीएलटी में कौन होता है, प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स, पक्का, अब तो दिमाग बैठ गया होगा। और एनसीएलटी में कौन होता है, चेयरपर्सन और मेंबर्स। सिंपल सी बात सर, क्या बोला है 427, जो एनसीएलटी के ऑफिसर्स है ना, जो कि एनसीएलटी के ऑफिसर्स है या एनसीएलटी के जो भी प्रेसिडेंट, मेंबर, चेयरपर्सन या यहाँ पे मेंबर्स हैं, ये सारे लोग डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। अब सर पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, सिंपल सर जजेस, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन पास करते हैं, सिविल पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट क्या हुआ, जजेस हो गए, इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर क्या हुआ, पब्लिक सर्वेंट हो गया, तो ये लोग भी क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो एग्जामिनेशन में एक एमसीक्यू बन सकता है। देखो यहाँ पे क्या समझाओ, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, जो पब्लिक के लिए काम करता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। मान लो कुछ गलत हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गलत हो रहा है, ये लोग क्या करेंगे, सामने पार्टी को ऑफेंस में पनिशमेंट दे सकते हैं, तो ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, तो ये लोग पब्लिक सर्वेंट कहला सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 427 ने ये बोल भी दिया कि ये डीम्ड होंगे, डीम्ड माना जाएगा इनको कि पब्लिक सर्वेंट है भाई। आप लोग ऐसा करो कि किसी एक को क्या हो, फायदा ही पहुंचे, मतलब किसी ने अगर ऑफेंस किया है ना तो उसको पनिश करो ही करो, एज अ पब्लिक इंटरेस्ट। किसी ने अगर किसी को ऑफेंस पहुंचाया, किसी के हित में जाकर काम किया है, तुम पब्लिक सर्वेंट हो, एनसीएलटी में तुम पब्लिक सर्वेंट हो, तुम पब्लिक के लिए काम करोगे, तुम्हें हम डीम्ड पब्लिक सर्वेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये वर्ड, देखो इसमें कुछ समझाने से नहीं है सर। एनसीएलटी मेंबर्स, सारे मेंबर्स प्रेसिडेंट क्या होंगे, डीम्ड पब्लिक सर्वेंट होंगे, ठीक है। ये आपको आगे भी 6D में ये सब दिखते रहेगा सर, डीम्ड पब्लिक सर्वेंट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, एक और बात बताना था मेरे को यहाँ पे सर, यहाँ कहते हैं सर जनरल ऑर्डर एंड स्पेशल ऑर्डर। सर ये दोनों में अंतर क्या होता है सर, जनरल और स्पेशल ऑर्डर। देखो यहाँ पे अगर एनसीएलटी के मेंबर्स के बेंच वाले ने बोल दिया ना कि देखो प्रीतमपुरा वाले एनसीएलटी, आप में से कोई भी ऑफिसर जाके ना बुक्स ऑफ अकाउंट है ना ले आना उसका, ठीक है। बट स्पेशल ऑर्डर क्या बोल दिया, बोला प्रीतमपुरा वाले व्यक्ति, मान लो मिस्टर रघु जी है ना, मिस्टर रघु जी आप जाके ना बुक्स ऑफ अकाउंट ले लीजिएगा। तो स्पेशल, देखो जनरल ऑर्डर हो गया कि एक वास्ट टर्म है, जनरल ऑर्डर हो गया सर ये, और स्पेशल ऑर्डर हो गया कि ये, मतलब स्पेशली बोल दिया गया कि रघु जी आप जाके बुक्स अकाउंट लेके आइएगा। एनसीएलटी के कोई ऑफिसर है, बोल दिया रघु जी आप बुक्स अकाउंट लेके आइएगा, स्पेशल ऑर्डर दे दिया कि रघु जी जाएंगे। रघु जी क्या हाई पोस्ट पे बैठे हुए एनसीएलटी में, ठीक है, मान लो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट कुछ भी हाई पोस्ट पे बैठे ऑफिसर है, और जनरल ऑर्डर क्या दिया, बोला कि एनसीएलटी में कोई मेंबर जाके बुक्स अकाउंट ले सकता है। तो जनरल ऑर्डर हो गया ये, दिस इज जनरल ऑर्डर। और ये क्या हुआ सर, ये छोटा वाला ये हो गया रघु जो स्पेशल ऑर्डर करके पास किया, स्पेशली उसके लिए पास किया गया। तो एनसीएलटी चाहे तो स्पेशली बोल सकता है या जनरल ऑर्डर निकाल के बोल सकता है, डेलीगेट कर सकता है। लेकिन याद रखना एग्जामिनेशन में ये घूम मत जाना, एग्जामिनेशन कुछ नहीं, लंबा चौड़ा केस स्टडी देगा, डेलीगेशन के बारे में देगा, आप बस की पॉइंट समझना, डेलीगेट कर सकता है। 427 क्या बोला कि हाँ पब्लिक सर्वेंट है। अब देखो 428, ठीक है, 428 समझना, मान लो एनसीएलटी का बेंच लगा, परफेक्ट। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एनसीएलटी बेंच में कौन होता है सर, प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स, ठीक है। अब मान लो एबीसी कंपनी XYZ लिमिटेड, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया, इसने फ्रॉड किया, परफेक्ट। इसने क्या किया, एबीसी लिमिटेड ने फ्रॉड किया, किस पे फ्रॉड किया, इस पे फ्रॉड किया। अब इन एनसीएलटी पास गया, ऑफेंसेस की कंपनीज एक्ट में सारे ऑफेंसेस एनसीएलटी के पास जाएंगे, एनसीएलटी पास ऑफेंस गया, परफेक्ट, एनसीएलटी पास गया ऑफेंस। एनसीएलटी के प्रेसिडेंट थे और मेंबर्स मान लो दो मेंबर्स थे यहाँ पे, ये ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसीजन दिया, डिसीजन में क्या दिया, एबीसी लिमिटेड तुम XYZ को 20 करोड़ एज अ कंपनसेशन दोगे, ठीक है। अब इसका एक डायरेक्टर था यहाँ पे, MD था, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये खड़ूस, ये गुस्सा वाला, ये एकदम गुस्से में था, ठीक है। अब देखो सिंपल केस समझा रहा हूँ, देखो एबीसी लिमिटेड XY लिमिटेड, एबीसी ने फ्रॉड किया,
किसको फ्रॉड किया, XYZ को। एनसीएलटी के बेंच लगा, एनसीएलटी बेंच पे लगा कि एबीसी लिमिटेड तुमने फ्रॉड किया, तुम्हें ना XYZ को कंपनसेशन देना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट और मेंबर ने क्या किया, मिलके डिसीजन लिया कि हाँ एबीसी लिमिटेड तुम्हें 20 करोड़ का कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब ये एबीसी लिमिटेड का एमडी है ना, ये बोला, ये क्या बोला, ये बोला, रुको कलर पेन चेंज करता हूँ, ये बोला इनको और इनको। कौन बोला, जिसके खिलाफ वो निकला, ऑर्डर निकला, ठीक है, उसके डायरेक्टर ने या किसी ने बोला कि प्रेसिडेंट और मेंबर मैं तुम्हारे खिलाफ अपील फाइल करूंगा। क्यों अपील फाइल करूंगा भाई, तुमने मेरे खिलाफ 2 करोड़ का 20 करोड़ पेनल्टी लगा दिया, इसलिए बोल रहा है ये, गुस्सा के बोल रहा है किसको, प्रेसिडेंट को और मेंबर को। क्योंकि डिसीजन तो प्रेसिडेंट को, एनसीएलटी बेंच हुआ बट डिसीजन किसने दिया, प्रेसिडेंट और मेंबर नहीं दिया। एनसीएलटी बेंच पूरा वास्ट बेंच हुआ, बस बेंच के अंदर तो लोग बैठे हैं ना। अब वो लोगों के खिलाफ क्या बोला ना, मैं डायरेक्टर बोला तू मेरे को पनिशमेंट देगा, एनसीएलटी को बोल रहा है, एनसीएलटी के प्रेसिडेंट को बोल रहा है डायरेक्टर कि तू मेरे को पनिशमेंट देगा 20 करोड़ का, मैं तेरे खिलाफ ही केस करूंगा। मैं एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं प्रेसिडेंट के खिलाफ ही जाके केस करूंगा। या मान लो मैं मेंबर खिलाफ जाके केस करूंगा, मेंबर ने ना मेरे खिलाफ बोला, ये चला गया मान लो एनसीएलटी या कहीं भी और कोर्ट में चला गया कि मेंबर खिलाफ मैं केस करने जा रहा हूं। मेंबर में मान लो कोई 2 आदमी बैठे थे, P&Q, अब ये चला गया डायरेक्टर बोला P&Q मैं तेरे खिलाफ केस करने जा रहा हूं, तूने मेरे खिलाफ ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, 428 पावर देता है। 428 पावर क्या देता है, देखो, नो सूट और प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, ना प्रोसिक्यूशन ना सूट, मतलब किसी के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते, किसके खिलाफ, ना प्रोसीडिंग कर सकते, किसके खिलाफ, शैल लाई अगेंस्ट द अबव मेंशन पर्सन, ठीक है। किसके बारे में बोल रहा है सर, इनके बारे में बोल रहा है। पर्सन मतलब ये दोनों, मतलब बोल रहा है कि हम इन दोनों खिलाफ जो है, देखो एनसीएलटी के खिलाफ ऑर्डर जाना है तो एनसीएलटी के पास जाओ, एनसीएलटी बॉडी के ऑर्डर के खिलाफ जाना है तो एनसीएलटी पूरे बॉडी के खिलाफ जाके एनसीएलटी में जा सकते हो। बट बोल दे कि हम प्रेसिडेंट के खिलाफ अपील फाइल करेंगे तो भाई सोचो ना, ये तो हमेशा डरा हुआ रहेगा ना, ये बोलेगा मैं तो भाई ऑर्डर तो मैं ही देने वाला हूँ, मेंबर हम ही देंगे। अब कोई भी इसके खिलाफ लेके चला जाएगा कोर्ट कचहरी में तो बोलेगा भाई ये तो डर के अपील नहीं देगा। तो ये देखो, इसके खिलाफ तो हम जा सकते हैं एनसीएलटी में, बट इसके खिलाफ क्या बोला, नहीं जा सकते हैं। नो सूट प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द अबव मेंशन पर्सन, बॉडी नहीं बोला एनसीएलटी, पर्सन मतलब इनकी बात कर रही है। हम इनके खिलाफ अपील नहीं फाइल कर सकते। कब नहीं फाइल कर सकते हैं, पहले बोला किस केस में नहीं कर सकते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस और डैमेज, एनी लॉस डैमेज कॉज while discharging their function in good faith, ठीक है, सिंपल। इन दोनों ने जो अपना काम किया वो गुड फेथ में किया ना। इन्होंने देखा कि XYZ लिमिटेड पे एबीसी लिमिटेड ने फ्रॉड किया है। अब ये तो भाई पब्लिक सर्वेंट है, हमने पीछे पढ़ा, अब पब्लिक सर्वेंट है तो भाई किसी एक को तो वो एक फेवर नहीं, मतलब किसी एक के तो जिसमें सा गलती हुआ उसको तो वो देंगे ना, कि क्या कहते हैं उसको, फेवर तो देंगे ना। तो हमसे गलती हुआ तो उसको बोलेंगे हम तो सहानुभूति दे रहे हैं, हम थोड़ा फ्रॉड जो भी हुआ तो कंपनसेशन दिलवा देंगे। तो पब्लिक सर्वेंट काम भी तो ये होता है ना, मान लो किसी एक को कोई गाली दे दे तो दूसरे को थप्पड़ मारेगा ना ये आके यहाँ पे कि तूने कैसे सो गाली दी दिया बिना मतलब के, ठीक है। तो यही पीछे जाए, XYZ पे क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ था, किसने किया था, एबीसी लिमिटेड ने। तो बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट ये दोनों अपना काम किया कि दोनों ने डेलिब्रेशन किया, एनालिसिस किया, डॉक्यूमेंटेशन लाए और एक डिसीजन पे आया कि एबीसी लिमिटेड तेरे को ना 20 करोड़ रुपया कंपनसेशन देना पड़ेगा XYZ लिमिटेड का फ्रॉड किया तूने। अब इसका डायरेक्टर क्या निकला, खड़ूस, ये बोला कि प्रेसिडेंट तूने दिया ना डिसीजन, मैं तेरे खिलाफ ही केस करूंगा। ये इसके खिलाफ ही चला गया केस करने, ये बंदा जिसका, ठीक है। तो वही बोला कि नो सूट, कोई भी फाइल वाइल केस वेस नहीं हो सकता। इन कोई भी लॉस हुआ, जैसे लॉस हुआ इसको 20 करोड़ का, किसको लॉस हुआ, इसको लॉस हुआ, लॉस डैमेज कॉस्ट वाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शन। अब इन दोनों ने गुड फेथ में काम किया, ये याद रखना। ये सर यहाँ पे कीवर्ड क्या है सर, यहाँ पे है गुड फेथ। अगर एग्जामिनेशन लिख देना कि इसने गुड फेथ में काम नहीं किया है तब भाई हम तेरे प्रेसिडेंट तेरे खिलाफ भी अपील पे जा सकते हैं। तो सर कीवर्ड याद रखना, ये गुड फेथ। देखो थंब रूल याद रखना कि मोस्टली एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ हम एनसीएलटी भी जाते हैं, बट प्रेसिडेंट मेंबर के ऑर्डर के खिलाफ हम नहीं जाते भाई, वो उसका काम ही ऑर्डर देना। पब्लिक सर्वेंट है, ऑब्वियस बात है, किसी जिसके साथ गलत हुआ उसको तो वो दिलाएगा कंपनसेशन। अब तुम इसके खिलाफ ही जाओगे ऑर्डर देना तो ये लोग हमेशा डरे रहेंगे, फिर तो कभी ऑर्डर ही नहीं दे पाएंगे, बोलेंगे कभी ये धमकाएगा कभी ये धमकाएगा। तो बोला गया देखो इसने अगर गुड फेथ में काम किया ना, इसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं पास होगा भाई, ये तो इम्यून हो गया यहाँ पे। बट गुड फेथ में काम करना चाहिए, मतलब हाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डिलिब्रेशन सब कुछ एनालिसिस करके इसने अपना डिसीजन दिया है, ठीक है। बट इसने गुड फेथ में काम नहीं किया। मान लो इस कंपनी ने क्या किया, इसको घूस दिया 20 करोड़ का।
अब बोला कि मेरे को इससे 50 करोड़ दिलवा दो, तो इतने घूस वूस लेकर काम किया ना एनसीएलटी के मेंबर्स थे, तब गुड फेथ में नहीं हुआ भाई ये। तब ये बंदा जा सकता है आगे कोर्ट कचहरी में लेके इसमें प्रेसिडेंट मेंबर को। तो सर कीवर्ड क्या है सर? गुड फेथ। थंब रूल क्या है सर? नहीं जा सकते, बट गुड फेथ में काम नहीं किया तो हाँ जा सकते हैं प्रेसिडेंट और मेंबर को। इसके ऑर्डर के खिलाफ तो एनसीएलटी है, बट इसके खिलाफ प्रेसिडेंट मेंबर के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, गुड फेथ में नहीं काम किया। तो ये समझाना था। अब सर आया एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन 429। बहुत सारे लोग कंफ्यूज, आया कहाँ से क्वेश्चन? क्वेश्चन की सारी लाइनिंग दे दी थी आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, बट नीचे लिख दिया गया बताइए एज पर कंपनीज एक्ट। गलतियाँ हुई है, बहुत लोगों से हुई है, अच्छे खासे लोगों से हुई है। नीचे कंपनीज एक्ट लिखा हुआ था, ऊपर लिया हुआ था, सारे फ्रेम, पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया गया ना आईबीसी 2016 जैसा, और नीचे बस लिख दिया एज पर कंपनीज एक्ट के तहत बताइए। अब बताओ एज पर कंपनीज एक्ट के तहत तुम ऊपर लिख के आओगे एज पर आईबीसी कोड 2016, तो गलती हो गई ना। मेरे को लगता है 80% लोग यहाँ गलती किए इंक्लूडिंग में, ठीक है। इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या था, इसलिए ये सब चैप्टर सर छोड़ के नहीं आना चाहिए, और हर वो सेक्शन करो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। बहुत एनालिसिस कर लिया सर, बहुत एनालिसिस करके मैं आपके पास ही आया हूँ लेके, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा तो आप टेलीग्राम पे पक्का फॉलो करना मेरे से, कुछ भी डाउट हो पक्का बताना। मैंने लिंक डाल दिया हूँ यूट्यूब पे, आप टेलीग्राम के थ्रू ऐड हो जाओ मेरे साथ, डिस्कशन ग्रुप पे। जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, पेपर लॉ को लेके हो गया, 6G को लेके हो गया, मैं तो बोलूँगा ऑडिट को लेके भी हो गया, या SFM थ्योरी वाइज जो भी हो गया, अब जो भी डाउट है मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो सर 429 क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या आया था एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन क्या आया था, एक कंपनी का आईबीसी हो रहा था, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड चल रहा था, और क्या हुआ ना, हमें पता है कि यहाँ पे ना, चलो मैं अभी बताऊँ या चैप्टर में बताऊँ, चलो IRP अपॉइंट होता है, एक बताते हो कि IRP अपॉइंट होता है या RP अपॉइंट होता है बाद में जाके, ठीक है। ये कंपनी थी मान लो गुड़गांव में, ठीक है। अब इन दोनों को है ना, इन दोनों का सारा काम कहाँ था, इन दोनों का ऑफिस था मान लो दिल्ली में। अब इन दोनों को है ना एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कंपनी गुड़गांव में थी, मैं एग्जांपल ही समझा रहा हूँ, एक प्रोविजन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझा क्या आया था, मान लो एग्जांपल ऐसा बता रहा हूँ, पूरा याद नहीं है, ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसा ही कुछ था, ठीक है। कंपनी कहाँ की थी, गुड़गांव की थी, इनका ऑफिस कहाँ था, दिल्ली में था, जो भी IRP RP थे बैठे हुए थे, और कंपनी का ना एक प्रॉपर्टी था जो था मान लो चेन्नई में। परफेक्ट, यही क्वेश्चन था। देखो अब ये RP IRP है ना, मान लो RP कब, IRP से RP कब होता है, जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बैठते हैं, रेजोल्यूशन पास होता है, फर्स्ट मीटिंग में क्रेडिटर्स के IRP से RP अपॉइंट होता है। ये सब पढ़ेंगे आईबीसी 2016, अभी देखो समझ लो क्या होता है। अब क्या हुआ ना, कंपनी का क्या हुआ, लिक्विडेशन हो गया। मतलब IRP देखो, CIRP क्या होता है, इसमें होता है कंपटीशन है ना, लिक्विडेशन नहीं होता है। अभी कंपनी को ना सर्वाइव करवाया जाता है, बट जब सर्वाइव नहीं हो पाता ना तब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। तो पहले CIRP होता है, फिर जाके लिक्विडेशन होता है। अब कंपनी का ना लिक्विडेशन हो गया, हमने पढ़ा एक वाटरफॉल कि पहले इनको पैसा मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा, बट वो पैसा आएगा कहाँ से भाई, सेल करके ना, सेल प्रॉपर्टी करके, या मान लो कुछ भी डेटर्स बच्चे उनसे रियलाइज करके। तो मान लो कंपनी का पैसा आया 100 करोड़, और पहले मिलेगा, लिक्विडेशन कॉस्ट जाएगा, फिर क्रेडिटर्स जाएंगे, फिर मान लो 24 मंथ वाले थे, ऐसे समझो, ठीक है। अब ये 100 करोड़ आएंगे कहाँ से, तो भाई ये प्रॉपर्टी बेच के आएंगे, कंपनी की प्रॉपर्टी बिकेगा, लिक्विडेट होगी कंपनी। अब जितने प्रॉपर्टी है वो बिकेंगे, जितने क्रेडिटर्स वो सेटल होंगे। अब कंपनी का एक प्रॉपर्टी था चेन्नई में, परफेक्ट, कंपनी का प्रॉपर्टी था चेन्नई में, कंपनी गुड़गांव, ये बैठा दिल्ली में। अब सर एक बात बताओ ना, ये दिल्ली में बैठा, गुड़गांव बैठा, चलो ये तो पास है। अब ये चेन्नई कम से कम नहीं तो कम से कम 2000 किलोमीटर दूर। अब ये फ्लाइट पकड़ेगा, गुड़गांव चेन्नई जाएगा, मान लो इसकी प्रॉपर्टी सीज करेगा, आएगा, सोचो कितना टाइम लगेगा और कॉस्ट कितना लगेगा। तो सर क्या बोला गया ना सेक्शन 429 में, जैसे चेन्नई की, देखो हर स्टेट में ना DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और क्या क्या होता है सर, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है। अब सुनो, चेन्नई में क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, एक एग्जाम्पल, ठीक है, चेन्नई में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। तो यही सेक्शन यही बोला गया ना सर, सेक्शन 429 कि ये जो IRP है, जो RP है, या मान लो जो भी NCLT के मेंबर्स है, ये क्या कर सकते हैं ना, असिस्टेंस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं, किनसे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, मजिस्ट्रेट से। ये असिस्टेंस क्या ले रहे हो भाई, मेरे को ना मजिस्ट्रेट एक काम करो, इसका प्रॉपर्टी गुड़गांव वाले का प्रॉपर्टी चेन्नई में है, तुम ये प्रॉपर्टी कलेक्ट कर लो और मेरे को बाद में प्रॉपर्टी के डिटेल्स भिजवा देना। या मान लो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ रखे हुए, प्रॉपर्टी नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हुए, तो एक काम करो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुम जाओ, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, सीज करके ले आओ, हमें बाद में भिजवा देना। तो ये ना डेलीगेट तो कर सकता है वहाँ पे। देखो
वहाँ पे पावर भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, वहाँ पे एनसीएलटी के मेंबर्स को ही डिलीगेट करते हैं, और यहाँ पे हम असिस्टेंस ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, यहाँ पे उनको हेल्प बोल रहे हैं। यहाँ पे किससे बोले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। वहाँ पे ऑफिसर था, ऑफिसर कौन, वो एनसीएलटी वाले ही ऑफिसर हेल्प करेंगे वहाँ पे, जो मैंने बताया था आपको, अशोकनगर वाला और प्रीतमपुरा वाला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, ये लोग से असिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ कोई एनसीएलटी का मेंबर नहीं, यहाँ पे डीएम आ गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ गया, मजिस्ट्रेट आ गया, इनसे असिस्टेंस ले रहे थे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, इससे ही आया था। अब देखो मैं ये ले सकता है, ठीक है, ये ले सकता है। मतलब अगर कोई बोल दे एनसीएलटी या कोई बोल दे कि जाओ एक काम करो, इसका प्रॉपर्टी सीज करके ले आओ, हम तुम्हें वापस बाद में क्या करना, ट्रांसफर कर देना प्रॉपर्टी पेपर, या मान लो बुक्स अकाउंट सीज करके ले आओ, तुम बाद में हमें वापस क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। तो देखो यही कर सकता है। अब इसके लाइन क्या है प्रोविजंस के, 429, पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में सर है ना, क्या बताऊँ मैं, यूट्यूब पे देखा ना, टीचर्स भी अच्छे खासे रिव्यू क्या पता क्या दे रहे थे, मेरे को समझ ही नहीं आया। बाद में जब मैं अच्छा डिटेल किया था, ये 429 को लिंक कर रहा था, ठीक है। पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ, सिंपल मैजिस्ट्रेट वाले लोग, ठीक है, चीफ जुडिशियल या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अच्छे से हम जानते ही रहोगे, कलेक्टर सूर्यवंशम देखा ही होगा आपने, कलेक्टर, ठीक है। अब देखो क्या बोला, पावर टू सीक असिस्टेंस, असिस्टेंस क्या है, हेल्प लेना, सीक मतलब लेना, ठीक है, असिस्टेंस हेल्प लेना किसका, चीफ सीएम मत लिख के आना, चीफ मेट्रोपॉलिटन लिख के आना, मैजिस्ट्रेट लिख के आना, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट लिख के आना, चीफ जुडिशियल लिख के आना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख के आना। ये सब देखो, ये देखो लिख के मत आना, ये सब ना आपको केस सिनेरियो देगा ही देगा। अब तो कम चांस है 429 आने के, बट ठीक है, आपको देगा ही देगा ये केस में कि आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हेल्प लिया, आपने चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का हेल्प लिया, किसने हेल्प लिया, देखो ट्राइब्यूनल। अब मैं शॉर्ट लिखता हूँ, ठीक है, समझ जाना आप, TCCMM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। क्या कर सकता है, देखो पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट इन राइटिंग, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भेजेगा, रिटर्न भेजेगा, देखो ट्राइब्यूनल भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, इनको, कि अब काम करना है, कि क्या करना है आपको, वही जो मैंने एग्जांपल समझाया, अभी पूरा लिखवाऊंगा, रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू टेक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, बुक्स, ETC ऑफ कंपनी एंड प्रेजेंट इट टू ट्राइब्यूनल ऑन एनी प्रोसीडिंग फॉर। अब देखो सर क्या बोल दिया, ट्राइब्यूनल रिक्वेस्ट करेगा उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि सर हम रिक्वेस्ट करें, आप काम क्या लो, आप पोजीशन ले लो। मान लो कोई कंपनी गुड़गांव में, गुड़गांव वाली कंपनी है, इसका प्रॉपर्टी चेन्नई में, आप उसका ना पोजीशन ले लो, सारे डॉक्यूमेंटेशन ले लो, सब कुछ रख लो अपने पास, और क्या कर लो, हमें ना वापस प्रेजेंट कर दो, हमें ना वापस क्या करो, लेके वापस भेज देना, ठीक है। ऑन एनी प्रोसीडिंग, मतलब किन किन प्रोसीडिंग पे आप ये ट्राइब्यूनल असिस्टेंस ले सकता है, तो ऑन एनी प्रोसीडिंग फॉर, कहाँ कहाँ ट्राइब्यूनल ये असिस्टेंस ले सकता है, वाइंडिंग अप, जब भी वाइंडिंग अप हो, मैंने बताया कि पैसा कलेक्ट करना प्रॉपर्टी से, इसीलिए वाइंडिंग अप, और वाइंडिंग अप 2013 कंपनीज एक्ट वाला, और IBC 2016 यहाँ पे लिखा हुआ है सर। मतलब अगर IBC में कुछ चल रहा है केस, IBC का एक अलग से कोड है, IBC कोड है, उसको भी लिंक कराया यहाँ पे कंपनीज एक्ट से, बोला कि IBC में आपका कोई ऑलरेडी केस चल रहा है, अगर ट्राइब्यूनल को है ना, ट्राइब्यूनल को असिस्टेंस चाहिए DM DC का, कि कोई प्रॉपर्टी या कोई बुक्स वगैरह का पोजीशन लेना है, तो ट्राइब्यूनल ले सकता है, बट उसको क्या करना, रिक्वेस्ट इन रिटन देना पड़ेगा, राइटिंग देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर सकता है, इसका हेल्प ले सकता है, क्या, पोजीशन लेने में, कोई प्रॉपर्टी बुक्स वगैरह का। बाद में क्या करेगा, ये लोग अपने पास नहीं रखेगा, ये लोग वापस दे देगा ट्राइब्यूनल को, लो ट्राइब्यूनल हमने अपना काम कर दिया, एज अ पब्लिक सर्वेंट आप रख लो अपना बुक्स अकाउंट। तो ये दे सकता है ट्राइब्यूनल किसी को, किन किन प्रोसीडिंग्स में, वाइंडिंग अप हो रहा हो या IBC हो रहा होगा। तो इसे यहाँ से आ गया था क्वेश्चन, IBC का ड्राफ्ट कर दिया, लिख भी दिया, और IBC सब IBC लिख के आएंगे। चल 2-3 नंबर तो मिल ही, 5 नंबर था तो 2-3 नंबर तो कंक्लूजन सही हो, क्योंकि कंक्लूजन हमें पता था, ठीक है, बट है ना उसको पकड़ नहीं पाते, वो IBC के क्वेश्चन है या कंपनीज एक्ट का है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ था। बट ये जो 429 पढ़ के गया होगा ना सर, 429, और ये ऐसा पढ़ के गया होगा ना, ये पूरा उसको लिंक कर गया होगा अच्छे से, कि हाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का था, उसने हेल्प असिस्टेंस लिया, तो क्या ले सकता है, पहला क्वेश्चन हाँ ले सकता है। फिर बाद में वो एक और चीज़ बोला, देखो इसी सेक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ, इतना तो हमने जान लिया ना, रिक्वेस्ट इन रिटन देगा ट्राइब्यूनल,
किसी डीएम डीसी को तो हाँ ले सकता है पोजीशन, और वापस पोजीशन लेके रखेगा नहीं, वापस ट्राइब्यूनल को दे देगा। किन किन केसेस में पोजीशन ले सकता है? अंडर आईबीसी, आईबीसी कोई मैटर चल रहा हो तो भी कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप पोजीशन ले सकते हो। ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल क्या बोलता है? आप असिस्टेंस ले सकते हो, या वाइंडिंग अप चल रहा हो तो भी ले सकते हो। वाइंडिंग अप होता है कंपनीज एक्ट का है, आईबीसी एक अलग से कोड है, पढ़ेंगे ये दोनों पढ़ेंगे। इस पर कम फोकस रहेगा, ये 10 से 12 नंबर का आता है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। अब देखो इसी सेक्शन को क्या बोला कंप्लीट करके, नो एक्ट ऑफ CMM और CJM या DCDM जो समझ लो अंडर सेक्शन 429 शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। बताता हूँ सर, ये एग्जाम में यही जाता है। वो तो पहले पूछा कि ले सकते नहीं ले सकते, हाँ ले सकते, सेकंड क्वेश्चन यही था, ठीक है। मतलब सर, मतलब मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेन्नई वाले प्रॉपर्टी पास गया, जो चेन्नई में प्रॉपर्टी था उस कंपनी का, और प्रॉपर्टी के पेपर मांगने लगा, ठीक है। अब चेन्नई वाला प्रॉपर्टी का बंदा ना बोला ना कलेक्टर को कि भाई कैसे पेपर मांग रहे हो, हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे, तुम कैसे ऑथराइज हो गए, क्या हो गए क्या नहीं हो गए, तुम क्यों हमारे पास पेपर मांगने आ रहे हो, ये आ रहे हो वो आ रहे हो, हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे, हम तुम्हें अपील फाइल करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो भाई नहीं कर सकते। अगर ट्राइब्यूनल ने रेटिन में दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या डीएम को जो भी है, वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट पोजीशन लेने जा रहे हैं और वहाँ कोई बंदा है पोजीशन में, मान लो ये बंदा बैठा हुआ है, ये बोलते हैं हम तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हें कोर्ट में केस कर देंगे, हम तुम्हें क्वेश्चन उठा देंगे, तुम कैसे आ गए पेपर मांगने के लिए, तो नहीं कर सकते सर, नहीं हो सकता क्वेश्चन। सैल भी है, नहीं हो सकता क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने ट्राइब्यूनल से परमिशन लेके आया, ट्राइब्यूनल इनको असिस्टेंस लिया है, ये ट्राइब्यूनल का परमिशन भी लेके आए वो, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये लोग हैं, इनको तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अपनी कंपनी को समझो, तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुकी है, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज करने आए हैं। इफ प्रॉपर्टी ये कंपनी का है तो ठीक है, होता है एग्जाम्पल वैसा नहीं रहेगा, बस हाँ ये याद रखना क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो कोई भी कोर्ट कचहरी आके बोल दे, या मान लो कोई बंदा आके बोल दे कि हम आप कैसे आगे मांगने के लिए डीएम को बोलते हैं, हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे, क्या प्रूफ आप मांगने आए, या तो वो रिटर्न दिखाएगा ट्राइब्यूनल का, फिर नहीं मान रहा होगा, चिल्ला रहा होगा कोर्ट में कोर्ट में ले जाएंगे, तो भाई नहीं ले जा सकते तुम डीएम को उठा के कोर्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था सर। मान लो हम ये नहीं बोल सकते कि कोर्ट में केस कर देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि आप आए हो बुक्स पे अकाउंट को, हम बोलेंगे चलो आपको कोर्ट में केस कर देंगे, आप कैसे आगे मांगने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, नो क्वेश्चन शैल बी, ठीक है, शैल लिखा है, शैल बी क्वेश्चन नहीं कर सकते हम क्वेश्चन, ठीक है सर। 430 कुछ नहीं है, इजी है। देखो सारे इजी थे, बट जहाँ समझाने का था सर वहाँ मैंने पूरा समझाया। जैसे ये एक सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एग्जामिनेशन में से पूछ भी दिया। 429 430 का तो लिंकेज था, लेकिन पूछ दिया एग्जामिनेशन में। अब सर आपके लिए याद रखना 428 इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये गुड फेथ में कर सकता है। तो देखो इसमें ना छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, मैं इसलिए बोलता हूँ। देखो आता तो इसे 8 नंबर आता है, 5 नंबर आता है, इस टाइम में 5 नंबर आ गया, इसके पिछले के पिछले टाइम में 8 नंबर आ गया। तो सर ये सब छोड़ के मत जाना सर, ग्रुप का एक का ये सब, और छोटे छोटे प्रोविजंस करके पूछ देगा, ठीक है। 430 क्या बोला, नो सिविल कोर्ट कैन entertain any proceeding for matter with NCLT and NCLAT are empowered. देखो सिंपल बोला है, नो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब है ना, सिंपल बोला है कि हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है। अगर NCLT एंड NCLAT कोई प्रोसीडिंग चला रही है, ठीक है, किसी कंपनी में प्रोसीडिंग चला रही है, मान लो ट्रायल चला रही है, उसके एनालिसिस कर रही है, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। अब ये कोर्ट आ जाए, हाई कोर्ट आ जाए, ये बोला NCLT 2 महीने रुक जाना, हम बोल रहे हैं 2 महीने रुक जाना, तो भाई तुम नहीं आ सकते। NCLT एक अलग से बॉडी है, तुम इसको नहीं रोक सकते सर, ये इसके पास अलग से एक पावर दे रखा है। तो ना तुम इसको कठपुतली से नचा सकते हो सिविल कोर्ट, और ना तुम इसको रोक सकते हो, ना तुम स्टे लगा सकते हो। तो याद रखना, सिंपल देखो इसमें कुछ समझाने से नहीं है। तो हाई कोर्ट अगर बीच में इंटरवेन करने ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हेल्प नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो भाई ये NCLT ये ले सकती है। तो इस सेक्शन का 430 का पावर दिया, इसलिए इस बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया सर 429 430 का लिंकेज पे था कि हाई कोर्ट इंटरफेयर कर रही थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग। देखो क्या क्वेश्चन आया था, अब पूरा करता रहा हूँ। देखो हाफ तो वो था, अब क्या था ना कि जो कंपनी के रिगार्डिंग लिक्विडेशन हो रहा था ना, वो कंपनी हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट में आके बोली कि सर प्लीज़ सर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हेल्प लेने जा रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ना रोक दो। अब ये सर नहीं रोक सकता सर, क्योंकि NCLT ने क्या किया है, प्रोसीडिंग ट्रायल कर रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो NCLT ने भेजा था रिटर्न में नहीं रोक सकता। तो याद रखना, नो सिविल कोर्ट,
सिविल कोर्ट वही होता है सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब कोर्ट हो गया। तो नो सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन एनी प्रोसीडिंग फॉर मैटर विथ डील विथ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी आर एम्पावर्ड। जो डीएम को इसने ऑर्डर दिया था ना रिटर्न में करके, सर आप एक प्रॉपर्टी को जाके पोजीशन ले लो, अब वो बंदा, वो कंपनी मान लो टॉम लिमिटेड जो भी थी, वो दौड़ गई हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट प्लीज़ सर डीएम को रोक दो, डीएम हमारा प्रॉपर्टी सीज करने आ रहा है। तो हाई कोर्ट यहाँ पे स्टे नहीं लगा सकता, हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा, हाई कोर्ट अपना हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा सॉरी ब्रदर, ठीक है, सॉरी ब्रदर करके, ठीक है, नहीं कर सकता, सिंपल इस बात। तो एनसीएलटी का कोई प्रोसीडिंग चालू कर देना तो उसको ना तो सिविल कोर्ट पुलिस से नचा सकता है और ना उसको स्टेज पे लगा के रोक सकता है, तो बस एनसीएलटी अपने धुन में चलती रहेगी, ठीक है। तो ये याद है ना, 429 जब भी पढ़ना साथ में पढ़ना। 429 में क्या दिया हुआ था, 429 में कुछ नहीं बोला था, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का हेल्प ले सकती है, रिटेन होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये नहीं बोल सकता हम तुम्हें कोर्ट कैसे ले जाएंगे, तुम हमारा प्रॉपर्टी पकड़ने आए हो, नहीं हो सकता। 430 में क्या था, मान लो वो कंपनी बोलते हैं कि हाई कोर्ट जल्दी से प्लीज सर एक ऑर्डर पास कर दो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारा प्रॉपर्टी नहीं सीज करे, नई पोजीशन ले, तो हाई कोर्ट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट बोलेगा सॉरी ब्रदर, ठीक है। 431 कुछ नहीं है, सुनो क्या है, पहले बताया तो वर्डिंग देखो क्या है, ये लास्ट है सेक्शन, ये लास्ट है, ठीक है, आज का लास्ट है। नो प्रोसीडिंग ऑफ एनसीएलटी कैन बी क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहले मैं समझाता हूँ इसमें, ठीक है, सुनो पहले क्या है 431, देखो क्या है, सुनो, ये एनसीएलटी का बेंच लगा, ठीक है। कौन होते हैं एनसीएलटी में, प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स। मान लो बोला गया हुआ है कि इस बेंच में ना एटलीस्ट कम से कम 3 मेंबर होंगे, ठीक है। क्या बोला गया, बेंच में कम से कम एटलीस्ट 3 मेंबर होंगे। मान लो बेंच लगा, प्रेसिडेंट तो है यहाँ पे और मेंबर हुआ 2, ठीक है। ये एनसीएलटी के लिए बोला गया, एनसीएलटी तुम्हें अपना बेंच लगाना ना तो 3 मेंबर प्लस 1 प्रेसिडेंट रखना। अब ये कंपनी थी एबीसी XYZ, परफेक्ट। ये क्या थी, ये थी इसने क्या किया था, इसने ऑफेंस किया था, ठीक है, इस पे किया था ऑफेंस एबीसी पे। अब एनसीएलटी के लोगों ने क्या किया, अपना ऑर्डर पास किया, क्या ऑर्डर पास किया कि XYZ तुम 2 करोड़ दोगे, किसको, एबीसी को, परफेक्ट। ऐसा ही होता है, बेंच हम पीछे पढ़ते आए, जिसने ऑफेंस किया उसको बोलते हैं कि भाई तुम XYZ, तुम जिसके खिलाफ फ्रॉड किया उसको है ना पैसा दो, कंपनसेट दो। अब ये एबीसी लिमिटेड आया, इसने ना एक बार ध्यान दिया, इसके मेंबर, मान लो इसने ना कोई मेंबर था यहाँ पे, इसने देखा यार इसका ना एनसीएलटी से जान पहचान था, मतलब खुफिया कोई आदमी था एनसीएलटी में, ये कोई, ठीक है। इसने से बात किया, ये बोला कि इसने कॉल लगाया उसको कि देखो भाई हमने सुना है कि एनसीएलटी में ना प्रेसिडेंट और 3 मेंबर बोला गया था, बट तुम्हारा जो मैटर था ये एबीसी लिमिटेड, तुम्हारा मैटर तो 2 ही मेंबर देखे थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे सॉरी ये ऑफेंस किया ना, सॉरी चलो यार इसको ये समझ लो, इसने तो कंपनसेशन मिलेगा ना, रुको सॉरी, ठीक है। इसका क्या था, इसने ऑफेंस किया था, इसका बंदा था, इसने बंदे ने मान लो एनसीएलटी कोई छुपा हुआ बंदा था जो खुफिया जानकारी पहुंचाता था, इसने इसको कॉल किया, किसने कॉल किया, इसको कॉल किया कि देखो हमने सुना है ना एनसीएलटी में कि एनसीएलटी में कम से कम 1 प्रेसिडेंट और प्लस 3 मेंबर होने चाहिए। ये बोला कि अच्छा सुना तो ठीक है, तो ये बोला भाई समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, ये बोला क्या बोल रहे हो, तुम्हारे बेंच में तुम्हारा जो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया उसमें तो प्रेसिडेंट था, बट वेयर इज 3 मेंबर्स, तुम्हारे बेंच में तो 2 ही मेंबर थे, एक काम करो तुम इनके खिलाफ है ना प्रोसीडिंग चालू कर दो कि तुम्हारा बेंच कंप्लीट नहीं था। तो ये क्या किया, ये बोला वाह भाई अच्छा आइडिया दिया तुमने, ये गया प्रोसीडिंग करने एनसीएलटी के खिलाफ, तो नहीं कर सकता। एनसीएलटी का अगर अंदरूनी मामला है ना, एनसीएलटी अगर बोलते बेंच पे इतने लोग होने चाहिए, इतने लोग नहीं हो पाए, ऑर्डर पास हो गया, तो तुम उस मैटर पे लेके प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। और वो मैटर है ना तो क्वेश्चन हो सकती है और ना तो इनवैलिड हो सकती है, ठीक है। तो ना तो वो क्वेश्चन कर सकते हो कहीं पे, ना तो इनवैलिड हो सकते हैं। मान लो कि बोला गया कि ये जो मेंबर है ना इसकी एज 66 होनी चाहिए और इसकी एज 70 होनी चाहिए, बट रियलिटी में पता चला इसकी एज 64 है, इसकी एज है ना 68 है, ठीक है।
और इसको पता चल गया, तो ये चल गया मेंबर के खिलाफ, ये बोला कि एनसीएलटी एनसीएलटी तुम्हारे बेंच में तो मेंबर ही नहीं सही है, तुमने तो अपने बेंच पे लिख रखा है कि इतने लोग मिनिमम होने चाहिए और इतने इतने एज के होने चाहिए। तो भाई इसका क्या मतलब, एनसीएलटी समझेगा ना, वो उसका खुद का मामला सब कुछ समझ लेगा। तो तुम ये सब मैटर लेके आना, एनसीएलटी के खिलाफ ऑर्डर नहीं, एनसीएलटी के खिलाफ क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि एनसीएलटी तुम्हारे बेंच में इतने लोग नहीं थे, तुमने ऑर्डर कैसे पास कर दिया, या तुम्हारे बेंच में एज वाले लोग प्रॉपर नहीं थे, तुमने ऑर्डर कैसे पास कर दिया। या मान लो इसमें तुम्हारा लिखा हुआ था ये जो बंदा होगा ना ये सीए होगा, ये बंदा सीएस होगा, पता चला ये तो बस आईपीसीसी पास था और ये एग्जीक्यूटिव पास था, और इसने क्या किया, कंप्लेन फाइल कर दिया, इसने बोला कि हम ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो भाई तुमको ऑर्डर मानना पड़ेगा, तुम क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्वेश्चन नहीं उठा सकता, और ना ये ऑर्डर इनवैलिड हो सकता है। किस बेसिस पे, ये एनसीएलटी के बेंच के बेसिस पे, कि बेंच अगर उसका नहीं भी प्रॉपर सफिशिएंट है ना, तुम इसको इनवैलिड या इसके खिलाफ क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है, याद रखना। ये एनसीएलटी समझेगी ना, एनसीएलटी बाद में से बात करेगी भाई क्यों झूठ बोले, बट इनका ऑर्डर पास हो गया ना, तो इसके खिलाफ तुम क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि वैलिडिटी ऑफ बेंच की रिगार्डिंग, की मेरे बेंच में 5 लोग नहीं थे, बेंच में 4 लोग नहीं थे, मैं ऑर्डर नहीं मानूंगा, या बेंच में वो 66 साल का 68 साल का 66 साल का लोग नहीं थे, या बेंच में आपने लिखा हुआ है कि सीएस होना चाहिए, वो तो सेमी क्वालिफाइड है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम नहीं उठा सकते, एनसीएलटी अपने मैटर देख लेगा, तुम्हारा ऑर्डर फाइनल है, तुम ना ऑर्डर पे क्वेश्चन कर सकते हो ना ऑर्डर पे इनवैलिड बोल सकते हो, ये पर्सन जो भी ऑफेंस किया, ठीक है। 432 कुछ नहीं है, एक और बचा था बस बता दो, इसके बाद 2 और है, बस बेकार है, अभी ये बस लास्ट है, पक्का लास्ट है। राइट टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, या अपॉइंट कर लो इसको, अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव। देखो क्या बोला, ऐसा समझाता हूँ, ठीक है। ये थी एबीसी कंपनी, इसने किया ऑफेंस, यहाँ लगा एनसीएलटी का बेंच, प्रेसिडेंट बैठे प्लस मेंबर बैठे। अब मान लो इसका डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर, ठीक है, पूरे बिजी है, सारे बिजी हैं। अभी एनसीएलटी का बेंच लग रहा है, तो एनसीएलटी बेंच में बोला गया कि क्या ये डायरेक्टर ही कंपनी का जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। तो यही बोला गया 432 में, ये पावर दिया गया, आप चाहो तो ठीक है, आइदर इन पर्सन, मतलब एज डायरेक्टर क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है। रिप्रेजेंट कहाँ से, रिप्रेजेंट ये एनसीएलटी के पास। मान लो किसी का कोई जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आया, तो कंपनी जोड़ी तो नहीं है, कंपनी खुद जाती है। मान लो कोई कंपनी एबीसी लिमिटेड के खिलाफ नोटिस आया, तो सर वो याद है, वो सीए को हायर करते हैं, या मान लो एडवोकेट को हायर करते हैं, सर हमारे बदले आप है ना थोड़ा केस दिखाइए, वो डिपार्टमेंट दिल्ली के डिपार्टमेंट आईटीओ वाले या कहीं वाले डिपार्टमेंट है, उन्होंने मैंने नोटिस भेजा है। तो जोड़ी तो नहीं, कंपनी का डायरेक्टर ही जाता है उस डिपार्टमेंट से बात करने के लिए। ये क्या करते हैं, ये या तो चाहे तो देखो जा सकते हैं, डायरेक्टर भी जा सकते हैं खुद, नो डाउट, वही बोला आइदर इन पर्सन भी जा सकता है, या तो ऑथोराइज कर सकता है 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो यही बोला कि है ना आपके पास राइट टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। या देखो ऐसा नहीं है कि आप खुद भी नहीं आ सकते हो, हाँ जा सकते हो, दोनों ऑप्शन बोला, या तो खुद भी जा सकते हो या तो किसी को ऑथराइज भी कर सकते हो, चाहे वो सीईओ, सीएसओ, सीएमओ हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट में बंदा, सिंपल से समझो ना, ऐसे ही एनसीएलटी का कोई बेंच लग रहा है, अब हर दिन डायरेक्टर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्टर बोलेगा कि काम करो, कंपनी बोलेगा काम करो, हमने ना एक सीए श्याम है, एक सीए राम है, दोनों को हमने अपॉइंट किया, ये हमारा ना रिप्रेजेंटेटिव है एनसीएलटी में, सारे केसेस जो भी होंगे अभी हेडिंग वेडिंग होगा यही लोग देखेंगे हमारी तरफ से, हमने इनको रिप्रेजेंटेटिव एज ए चूज़ किया है, ठीक है। सीएस, सीएमए, लीगल प्रैक्टिशनर कुछ भी हो सकता है, एक दिया हुआ है, देख लेना, नोट्स में दे दूंगा। तो यही होता है, हाँ राइट टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, पावर है किसके खिलाफ, जो भी ऑफेंसेस हो रही है कंपनी के खिलाफ, वो एनसीएलटी में अगर बेंच लग रहा तो वहाँ पे ये भेज सकती है सीएससी को रिप्रेजेंटेटिव बना के। सब 433 क्या बोलता है, देखो कुछ नहीं है, मैं लिखवाऊंगा लिमिटेशन एक्ट, नहीं पढ़ना है, ऐसा ज़्यादा नहीं पढ़ना, दिमाग लगाना है। देखो ये क्या बोलता है, जहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है ना कुछ किसी चीज़ का, जैसे मान लो कि हमने देखा था ना एनसीएलटी से एनसीएलटी जाने का कितना टाइम है, 45 + 45 डेज। एनसीएलटी से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मत याद रखना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जंप मारे सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि इसको ही हाई कोर्ट माना गया एनसीएलटी को, 60 + 60 डेज। देखो यहाँ टाइम लिमिट है, ठीक है, बट मान लो यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। जब सपोज मान लो कि एनसीएलटी का बेंच लगा और बेंच के बाद बोला गया कि इतने इतने दिन में कुछ आना है,
कहीं पे कुछ टाइम लिमिट नहीं है। देखो ये सिर्फ यही बोलता है इस सेक्शन में, ये जानो कि जहाँ पे कोई अपना टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है ना, वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट लगता है। लिमिटेशन एक्ट है ना एक पूरा एक्ट है जिसमें टाइम लिमिट बताया गया, ऐसे 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 किसी चीज़ में नहीं है तो ये डिफाइन करेगा जहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर किसी सेक्शन को ऑलरेडी किसी का टाइम लिमिट, जैसे यहाँ पे ना पढ़ा था 421 में टाइम लिमिट है, 423 में टाइम लिमिट है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी सेक्शन का अगर ऑलरेडी किसी का टाइम लिमिट है तो क्या वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। बट किसी का ऑलरेडी कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है तो हाँ, वहाँ लिमिटेशन एक्ट में कोई टाइम लिमिट हम बता सकता है, लिमिटेशन एक्ट कि हाँ देखो इसमें इतना टाइम लगेगा। तो लिमिटेशन एक्ट कब आएगा? जब तुम्हारा सेक्शन का ऑलरेडी कोई टाइम लिमिट नहीं है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट होने का, कहीं पे कुछ होने का। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस एक याद होना चाहिए जिसका यहाँ पे ऑलरेडी टाइम लिमिट नहीं हो वो लिमिटेशन एक्ट टाइम लिमिट डिसाइड कर सकता है। ठीक है। 434 नाउ इट्स इररिलेवेंट। जब 2000 नया नया एनसीएल जब सीएलबी से मैटर एनसीएलटी में गया था ना 2016-17, ये 17-18 तक ही रिलेवेंट था। अब इसे नॉट सो रिलेवेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है अब, और कोई बनने का कितनी है सवाल ही नहीं है इससे अब क्वेश्चन बनने का। देखो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट ठीक है। अब क्यों इररिलेवेंट है? जब क्योंकि मैटर ऑलरेडी 2016 में सीएलबी में था, इससे जब मैटर एनसीएलटी बन गया, क्योंकि 2016 में पढ़ा कि एनसीएलटी का जन्म हुआ, अब ये सारे मैटर कहाँ ट्रांसफर हो गए? एनसीएलटी पास। तो यही प्रोविजन बोलता था कि इररिलेवेंट हो। तो प्रोविजन क्या बोलता था कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन पेंडिंग प्रोसीडिंग, मतलब सीएलबी के पास मान लो कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, मान लो 500 पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थे, अब वो कहाँ चले गए? एनसीएलटी के पास चले गए, क्योंकि सीएलबी तो हट गया, क्योंकि एक हमने देखा कि 2016 से एनसीएलटी आ गया तो इसके रिगार्डिंग बोला गया था। ठीक है, अब इसको मत ही पढ़ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो मैंने पढ़ाया था ना बस वो सब पढ़ लेना, इस पर उतना दिमाग मत लगाना। खामखा दिमाग लगाओगे इस पर टाइम बर्बाद करोगे। तो अभी रिलेवेंट है, नो कॉमन सी चीज़ है ना। 2000 अगर मान लो 2022 में कोई चीज़ अभी आया है और 2023 में उसका मैटर ट्रांसफर होने वाला है तो हाँ ये सब रिलेवेंट होगा ना आपके एग्जामिनेशन के लिए। या 2021 में आया 2022 में ट्रांसफर होने वाला है, कोई केस ऐसा है तो ये सब आने का चांसेस है क्योंकि प्रेजेंट है। अब ये 4 साल पहले का वो केस बना के देगा यार, इररिलेवेंट है ये सब। तो लॉ है, लॉ में सब कुछ रिलेवेंट ही टाइप होता है। अमेंडमेंट इसलिए ज़्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में लॉ से, 15 से 10 नंबर के अमेंडमेंट देखने को मिल जाएंगे आपको हर जगह। ठीक है सर, दैट्स इट, खत्म हो गया चैप्टर। प्रॉपर रिवाइज मारना, नोट्स पढ़ना, क्वेश्चन देख लेंगे आज स्टडी में, डिस्कशन में एक ही क्वेश्चन है, 10 मिनट में ही देख लेंगे शायद। ठीक है, थैंक यू।